तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूं ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण समाज के से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो यूपी के जो लेखपाल है, पटवारी है, इनसे आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सभी। और दोस्तों, ये प्रश्न केवल और केवल यूपी लेखपाल के विलेज डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास से ही रिलेट नहीं करते। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पर्यावरण से और जो बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश जिसे बोलते हैं, यूपी विशेष जिसे कहते हैं, उससे भी रिलेट करते हैं। इन प्रश्नों को जरा पढ़िएगा, उन्हें देखिएगा। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को अपने दोस्तों को शेयर भी करें और भारत देश के कोने कोने तक जब पहुंचाएंगे तो दोस्तों ये जो चैनल है वो आप सबकी पढ़ाई के साथ साथ आपका मार्गदर्शक भी बना रहेगा। और आप सब मेरे वीडियोस को जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस करेंगे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो मैं अपने आप को मोटिवेट समझूंगा और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियोज बनाता रहूँगा। दोस्तों, मैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच एक वीडियोज बनाता हूं और अपलोड करता हूं। एक शाम को 8 से 9 बजे के बीच में वीडियोज अपलोड करता हूं। दोस्तों, आज से सुबह का मैंने पैटर्न सोचा था कि सुबह प्रतिदिन एक बीडी यानी कि विलेज डेवलपमेंट या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हम प्रतिदिन डालते रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जो यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा बिहार एसआई, बिहार पीसीएस और इन सब के लिए जो यूपी पीएससी कराती है, यूपीएससी कराती है, यूपी ट्रिपल एससी कराती है, जो भी हैं उन सभी के से रिलेटेड करती हैं। और आज मैं जो विलेज डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्लीज़ दोस्तों उन्हें पढ़िएगा और इस वीडियोज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे दिए हुए प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। अब देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। आज पार्ट 6 है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, केवल विलेज डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें कुछ अलग से पूछा जाए। दोस्तों, विलेज डेवलपमेंट का मतलब होता है यूपी विशेष, या फिर होता है कि उसके बारे में जानकारी देना। उसमें कृषि भी आती है, जनसंख्या भी आती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो, यानी कि कहने का अर्थ ये होता है जो विलेज डेवलपमेंट होता है हमारा, यानी कि जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें से 60% हमारी जीके होती है। 60% हमारी क्या होती है दोस्तों? जीके होती है। अब देखिएगा वो प्रश्न क्या है। इसलिए विलेज डेवलपमेंट को ये मत समझिएगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ लेखपाल में काम आता है, ऐसा नहीं है। विलेज डेवलपमेंट में पर्यावरण भी आता है, कृषि भी आती है और इसके साथ साथ जनसंख्या जैसे कई प्रश्न आते हैं जो यूपी के होते हैं। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि यूपी विशेष में लोक नृत्य हुए, अनुसंधान हुए, संस्थान हुए, इसके अलावा कई प्रकार के, तो ये सभी क्या है, हमारे जीके से रिलेट करते हैं। केवल और केवल 30-40% ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा पहला प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। यहीं पे बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में यदि अगला प्रश्न कोई पूछ रहा है, मान लो प्रश्न ये ना आकर के ये प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो आप उत्तर दे सकते हो दोस्तों 80 सीटें लोकसभा की हैं। ये प्रश्न भी नहीं आ रहा है, मान लो ये प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों आपका उत्तर आना चाहिए 403 सीटें विधानसभा की हैं। मान लो क्वेश्चन ये भी नहीं आ रहा है, तब आप के पास मान लो ये प्रश्न आ जाए कि विधान परिषद की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों आप तुरंत बता सकते हैं कि 100 सीटें विधान परिषद की हैं उत्तर प्रदेश में। आ गया। ये 4 प्रश्न बनते हैं सीटों से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो सीटों के बंटवारा है, यानी कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं तो 31 उत्तर आता है, लोकसभा कितनी है तो 80 उत्तर आता है। यहीं पे पूछा जाए विधानसभा सीटें कितनी हैं तो 403 उत्तर देते हैं, और यहीं पूछा जाए कि विधान परिषद की कितनी है तो दोस्तों 100 होती हैं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये
कम से कम 4 बार यूपी लेखपाल, यूपी पटवारी जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्यों? इसका रीजन है कि इसमें जब ये महिलाओं की बात कही गई है और कितने प्रतिशत पर आरक्षित होने की बात कही गई, तो मैं आपको बता दूं, एक संशोधन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को वरीयता दी जाए और 50% महिलाओं को वरीयता और 50% पुरुषों को वरीयता दी जाए। तो उसमें से काफी का मतलब है 24 राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने इस कर्तव्य को बढ़ा दिया था, यानी कि अपने राज्यों में इस महिला आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया था और कहा 50% कर दिया था। परंतु हमारा यूपी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, परंतु यूपी में देखिएगा आज भी 33% महिलाएं आरक्षित हैं, 50% नहीं है। लेकिन यूपी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि संविधान के संशोधन के अनुसार 50% अधिकतम सीमा कर दी गई है। आप देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो देखिएगा, भूमि प्रदूषण आप सब जानते हैं कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं, तो जब पेड़ों की कटाई कर देंगे तो वहां पे क्या होगी, एक तो मृदा अपरदन होती है। जब मृदा अपरदन होगी तो एक प्रदूषण ही तो होता है, क्योंकि वहां पर मृदा नहीं रहेगी। जब मृदा नहीं रहेगी तो वहां पर क्या ना उपज नहीं अच्छी से होगी। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये हमारी एक भूमि प्रदूषण है। यहीं पर देखिएगा, मैंने और भी भूमि प्रदूषण लिखे, उनके बारे में देखिए। पहला भूमि प्रदूषण मान लो कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग से। कहने का आप यूरिया खाद डालते हो, डीएपी डालते हो, पोटाश डालते हो, इसके अलावा कई प्रकार की ऐसी अपघटक जैसे अवशेष जो होते हैं, अपघटक अवशेष अनुचित करने पर, अनुचित प्रयोग करने पर, यानी कि कोई जानवर खत्म हो गया है या किसी की डेड बॉडी पड़ी है किसी जानवर की, तो आप क्या करते हो, उस खेत में डालाते हैं। मान लो वहां पर उपभोक्ता नहीं है, ऐसा नहीं है जो मांसाहारी हो, और वहां पर जैसे कुत्ते हुए, गिद्ध हुए, क्योंकि अब तो गिद्धों की प्रजाति भी खत्म हो रही है। एक गिद्धों को 100 गिद्धों को पाया गया था, कहां पर दोस्तों, महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के एक जिला है महाराजगंज, वहां पर गिद्धों की 100 गिद्धों को प्राप्त किया गया, यानी कि पाया गया है। तो वहां पर गिद्धों की प्रजाति को बचाने के लिए क्या किया गया, वहां पर प्रजनन संस्थान खोला गया है। आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो रासायनिक दवाएं होती हैं तो उनका अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे भूमि प्रदूषण होता है। यानी कि जहां पर 20 केजी यानी कि 20 किलोग्राम यूरिया की खपत होनी चाहिए, यानी कि तो वहां पर लोग 35 केजी यानी कि 35 किलोग्राम यूरिया यूज करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप दूसरे नंबर पर क्या है, कैसे होता है भूमि प्रदूषण। उद्योग धंधों के जो ठोस तथा जलीय उपद्रव के भूमि में निकासी से। कहने का अर्थ, जो इस समय कंपनियां चल रही हैं, उद्योग धंधे हो रहे हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलता हुआ गंदा जल, बहुत ही गंदा जो पानी होता है, वो जाता है जब, तो क्या होता है कि उस जमीन को बिल्कुल बर्बाद कर देता है जहां जहां भी जाता है। ये तो जलीय उपद्रव हो गया। यहीं पे ठोस उपद्रव की बात करें, ठोस उपद्रव में जैसे प्लास्टिक हुआ, ये तो एक ठोस ही है। प्लास्टिक के साथ साथ पॉलीथीन हुआ, ये भी एक प्लास्टिक का ही रूप है। तो जो प्लास्टिक के रूप्स हैं, जो एथेनॉल जैसे, यानी कि जो इलास्टिक प्लास्टिक, 2 रूप पाए जाते हैं, तो इन सब का क्या होता है दोस्तों, इन सब से भी हमारी मृदा प्रदूषित होती है। और कांच हमारा 4000 वर्ष में एक कांच का टुकड़ा गलता है। समझ गए दोस्तों। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है। अब प्रश्न नंबर 3 में ही तीसरा नंबर भूमि प्रदूषण कैसे होता है, यानी कि कूड़ा करकट, गंदगी, मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से। कहने का, यदि कहीं पर कोई एक मान लो कोई खाद डालता है कूड़े करकट की, तो वहां पर दोस्तों अधिक से अधिक कूड़ा करकट का खाद नहीं डालना चाहिए, यानी कि उसे समय समय के अनुसार इस हिसाब से करना चाहिए कि वहां पर कोई गंदगी ज्यादा ना पहुंचे, ज्यादा प्रदूषण ना हो। यहीं पे बात कर दी जाए कि गंदगी का मतलब, मैंने कानपुर जैसी सिटियां देखी हैं, जो बड़ी से बड़ी सिटियां हैं, उनमें जरा देखिएगा दोस्तों, जो गंदगियां होती हैं वहां पर, जहां पर कूड़े करकट पड़े रहते हैं, गंदगियां पड़ी रहती हैं, वहां की जब जमीन कैसी हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है, यानी कि वहां पर कुछ नहीं हो सकता, वहां पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। इसी तरह से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अनियंत्रित विसर्जन, चाहे वो कूड़े करकट का हो, चाहे गंदगी का हो, चाहे मलमूत्र, जिसे विष्ठा खाद के रूप में भी कहा जाता है, विष्ठा भी कहा जाता है, मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से
क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। अब देखिएगा ऐसे ही कई प्रकार से भूमि प्रदूषण भी होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 1967 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था। अब देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ, यानी कि 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को बात आएगी राष्ट्रीय एकता, और पांचवें में भी लिखा है राष्ट्रीय एकता, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि समिति, देखिएगा दोस्तों, समिति और परिषद, समिति और परिषद। जब राष्ट्रीय एकता समिति पूछी जाएगी तो 1967 आपका आंसर होगा। जब राष्ट्रीय एकता परिषद पूछी जाएगी तो 1962 आपका उत्तर होगा। दोस्तों दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, परिषद सबसे पहले आया, यानी परिषद का गठन सबसे पहले हुआ, समिति का बाद में। समझ गए दोस्तों। आप समझिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर छठवां क्या है। प्रश्न नंबर छठवां है भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो संत विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहां पर किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया। अब आपको एक बात और बता दूं, अगले प्रश्न में मान लो सातवां प्रश्न, इस छठवें प्रश्न के अंतर्गत ही कोई और प्रश्न भी पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि किस सन में भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों ये तो बहुत पुराना है, और सन 1951 अब जो पहली जमीन भूदान आंदोलन से मिली थी, जो पहली जमीन भूदान आंदोलन से मिली थी, किसे मिली थी, संत विनोबा भावे को मिली थी। और कहां पर मिली थी, किस गांव में मिली थी, तो पोचमपल्ली एक गांव था, पोचमपल्ली एक गांव था तेलंगाना में। कहां पर दोस्तों, तेलंगाना में, यानी कि आज के समय एक तेलंगाना राज्य है जो किसी समय आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन होता था, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में होता था। दोस्तों जो पहली जमीन मिली थी वो आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव पोचमपल्ली में मिली थी। उस समय के अगर अनुसार देखा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य था, लेकिन आज के समय देखा जाए तो तेलंगाना राज्य में वो पोचमपल्ली गांव पहुंच चुका है। आप देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7वां क्या है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि सर्वोदय समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो संत विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, संत विनोबा भावे के दो प्रश्न हो गए। एक हो गया है सर्वोदय समाज की स्थापना, दूसरा हो गया है भूदान आंदोलन, यानी कि जो भूमि दान करने का आंदोलन हुआ था वो हमारा क्या था, संत विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। इन्हें पहली एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आजकल, क्योंकि हम लोग टैलेंटेड, उससे ज्यादा टैलेंटेड हमारे प्रश्नकर्ता हैं जो प्रश्न बनाते हैं। और अब प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो ये लिखा है, यानी कि भूदान आंदोलन से मिली संत विनोबा भावे को पहली जमीन कहाँ मिली थी, कहाँ पर प्राप्त हुई, तो आपको उत्तर देना होगा पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना। आज के समय अगर आंध्र प्रदेश दे रहा है तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है पिछले समय की बात कह के लिख दिया गया हो पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश, या आज के समय की बात कह के लिख दिया गया हो पोचमपल्ली गांव तेलंगाना। दोनों कभी नहीं आएंगे, ये कभी ऑप्शन में नहीं आएगा कि पोचमपल्ली गांव तेलंगाना या पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश, कभी लिख के नहीं आएगा। कोई एक लिख के आएगा, या तेलंगाना लिख के आएगा या आंध्र प्रदेश लिख के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 8वां क्या है। प्रश्न नंबर 8वां है कि गांव में रसोई घर में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत भाग बेकार चला जाता है। यानी कि कहने का अर्थ मेरा ये है, जो गांव में रसोई घर का चूल्हा बनाया होता है माता बहनों ने, उन पर जो खाना बनाया जाता था, रोटी सब्जी दाल पूड़ी वगैरह जो भी होता था, उसमें चूल्हे का आकार इस तरह का होता था, चूल्हे का आकार इस तरह होता था कि उसकी जो ऊर्जा होती थी, यानी कि ऊष्मा जो हुआ करती थी, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उसकी बर्बाद हो जाती थी। यानी कि 70% ऊष्मा क्या होती थी दोस्तों, बर्बाद हो जाती थी। केवल 30% ऊष्मा से हमारा खाना पकाया जाता था। तो केवल 30% ऊर्जा से, ऊष्मा से क्या बनता था, हमारा खाना बनता था। क्योंकि पूरा का पूरा चूल्हा हमारा क्या होता था दोस्तों, खुला हुआ रहता था। अब मैं कह रहा हूं, जब तक चूल्हा चारों तरफ से बंद ना हो, सिर्फ एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से लकड़ी या फिर जो गोबर वाले वो उपले जिन्हें बोलते हैं, कहीं कहीं उपले ही बोलते हैं, तो
उनके द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित करके उन्हें जो खाना बनाया जाता है, जब चारों तरफ से वो बंद होगा तो संपूर्ण ऊष्मा उस बर्तन पर लगेगी और हमारा खाना अच्छे से पकेगा, अच्छा पकेगा, समय से पकेगा और वो जो खाना बनेगा वो हमारा सुपाच्य खाना होगा, यानी कि सबसे अच्छा खाना होगा। खाने में भी, शरीर के लिए भी वो खाना हमारे शरीर को पौष्टिक देगा, पौष्टिक आहार प्रदान करता है, हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है। और ये जो खाना है वो हमारा जो 30% ऊष्मा से बनता है, वो हमारा खाना सुपाच्य भी नहीं ज़्यादा रहता है और ज़्यादा हमारे शरीर को यानी कि पौष्टिक भी नहीं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 की बात मैं कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। और यहीं पे बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस राज्य का है, वो सॉरी किस जिले का है, किस जनपद का है? तो जौनपुर जनपद का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, यानी कि 1024 पर 1024 महिलाएं, 1024 महिलाएं जौनपुर में हैं। और सबसे कम हमारा गौतम बुद्ध नगर है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी? 851 महिलाएं। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर और सबसे अधिक जौनपुर 1024। ये प्रश्न आए हुए ही मैं करा रहा हूं दोस्तों। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। और दोस्तों मैं आपसे बारंबार यही कहता हूं, इस वीडियो को बराबर पूरा देखा करें। जब पूरा देखेंगे तभी आप किसी न किसी कर्तव्य में आगे बढ़ सकते हैं, अपने पेपर्स को पूरा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 1989 ईस्वी में द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया था। पहली हमारी हिंदी ही थी, जिसे 1947 में ही दर्जा दे दिया गया था। आप देखिएगा दोस्तों 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों कथक से। अब कहने का अर्थ ये, बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथक, और कोई शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं है। आप देखिएगा दोस्तों 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वन निगम कब स्थापित किया गया? आप देखिएगा वन से आया ना क्वेश्चन, वन यानी कि मैंने कहा था यूपी विशेष से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि उसमें पर्यावरण भी होगा, जीके का हर पार्ट होगा, यानी कि जीके 60 से 70% आती है और 30 से 40% केवल और केवल ग्रामीण प्रवेश होता है। बस यही चीज याद रखो और पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो वन निगम की स्थापना हुई थी वो 25 नवंबर 1974 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 ईस्वी में। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 13वां क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, कुल भाग पूछा गया वनावरण का, तो 6.88% ये प्रश्न यदि पूछ रहा है। और यही पूछा जाए कि जो वृक्षारोपण से वनावरण किया गया, यानी कि जो जमीन खाली पड़ी थी उनमें वृक्षारोपण किया गया, वो था 2.72%, वह था 2.7%। यदि यहाँ पे ये प्रश्न किया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण वनावरण किया गया, यानी कि वृक्ष रोपे गए हैं वहां पर 2.72% पर वृक्षारोपण क्षेत्र है। और यहीं पे बात की जाए कि कुल कितना भाग वनावरण से है, तो 6.88%। और यदि केवल ये पूछा जाए कि कितना भाग ऐसा है जहां पर बिना उसके यानी कि प्राकृतिक रूप से वनावरण है, तो 2.72%, 6.88% में से माइनस कर देना, घटा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 4.16%, यही आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा
14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, देखिएगा ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी कहाँ की गई है? तो नोएडा राज्य में, नोएडा जिले में, नोएडा का जिला है एक, नोएडा जिला कोई खास जिला नहीं है ये, अब उसके अंतर्गत आता है, गाजियाबाद के अंतर्गत या फिर गाजियाबाद के अंतर्गत आता है नोएडा। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो नोएडा में स्थापित की गई। कहाँ? नोएडा में। अब 15वां प्रश्न देखिएगा क्या है, अंतिम प्रश्न है ये 15वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कितने हैं? दोस्तों 8 राजधानी क्षेत्र हैं और संपूर्ण भारत में कितने हैं? 24 राजधानी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी मतलब क्या, कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। जैसे कि एक तो राजधानी क्षेत्र लखनऊ हो गया, दूसरा हमारा इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया। इसी तरह से 8 राजधानी क्षेत्र हैं हमारे। और संपूर्ण भारत में पूछा जाए कितने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं, तो 24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं। इसमें से अकेले कौन ग्रहण किए? 8 अकेले ग्रहण किए उत्तर प्रदेश। समझ गए दोस्तों? अंतिम प्रश्न ये था दोस्तों। आज के लिए इतना ही। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियोज को पर अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों यह सर्वेश्वर स्टडी चैनल बाय संदीप सर द्वारा चलाया जाता है। इसकी फैकल्टी संदीप सर हैं, संदीप यादव हैं। और आपसे मैं बारंबार यही कहता हूं, इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उनसे भी बोलिएगा प्लीज़। और मैं आपसे बारंबार यही कहता हूँ, ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल आपके मार्गदर्शक में सदा आपके साथ है। आपके जो आप पढ़ाई करते हैं उन्हें उसे एक अच्छी आधुनिक पढ़ाई के रूप में आपको प्राप्त कराएगा, अच्छे से अच्छे नोट्स के रूप में प्राप्त कराएगा, अच्छे क्वेश्चंस आपको देगा, और ताकि आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, जॉब प्राप्त कर सकें और भारत देश की इकोनॉमी में आप सहायक बन सकें। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियो जो आपको नोटिफिकेशंस के रूप में प्राप्त होता रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।